नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात चित्र कथा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती, कहानी वीरेंद्र मोहन, चित्रकार किशोर ओबरॉय, संपादक कुमार मनीष। कौशल नरेश सूर्यदेव के दरबार में। चंद्रपुर राज्य हमारा पड़ोसी है, किंतु फिर भी उससे हमारी शत्रुता चली आ रही है। ऐसा लगता है अपने महाराज चंद्रपुर पर आक्रमण की घोषणा करने वाले हैं। इस शत्रुता के पीछे उस राज्य के सेनापति काली वर्मा का कुटिल दिमाग है। हम चाहते हैं कि दोनों राज्यों में किसी तरह सद्भाव पैदा हो। महाराज सेनापति काली वर्मा के जीवित रहते यह बात मुमकिन नहीं। वह अनेक बार अपनी फौजों के साथ हम पर हमला कर चुका है। मेरा एक परामर्श है। क्या हमें किसी सुयोग्य व्यक्ति को चंद्रपुर भेजकर वहां की सैनिक शक्ति की पूरी जानकारी मालूम करनी चाहिए। इसके बाद ही हम उस राज्य को अपने अधीन करने की बात सोच सकते हैं। राज दरबार में उपस्थित व्यक्ति समझ जाते हैं कि कोई विशेष निर्णय होने वाला है। इस कार्य के लिए तो किसी श्रेष्ठ गुप्तचर को भेजा जा सकता है। महाराज, यह कार्य किसी गुप्तचर के द्वारा होना संभव नहीं है, क्योंकि गुप्तचर नियमों में बंधा होता है। शायद आने वाले समय में हमारी फौजें चंद्रपुर पर हमला करेंगी। फिर इस कार्य को कौन कर सकेगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से विचार करके कार्य कर सके। उसे चंद्रपुर राज परिवार की कमजोरियों का भी पता लगाना होगा। यह मालूम करना होगा कि काली वर्मा की असली नीयत क्या है। प्रधानमंत्री का बताया हुआ कार्य तो कोई विलक्षण व्यक्ति ही कर सकता है। राजा सूर्यदेव अपने मन में फैसला करते हैं। और क्या हमारे दरबार में मौजूद कोई व्यक्ति इस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी ले सकता है? यह काम तो मौत के मुंह में छलांग लगाने के समान है। मौत को गले लगाना बच्चों का खेल नहीं। इस विकट कार्य को करने का बीड़ा मैं उठाता हूँ। यह युवराज वीरसेन था। सभी दरबारी हैरान हो जाते हैं। यह युवराज को क्या हो गया है? अभी तो इन्हें राजनीति का पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं है। युवराज, अभी तुम्हें पूरा अनुभव नहीं है। महाराज, जीवन में ठोकर खाकर ही इंसान को अनुभव प्राप्त होता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। इससे पहले कि सूर्यदेव कुछ कह पाते, युवराज, आपका खतरे को निमंत्रण देना ठीक नहीं है। अगर आप काली वर्मा के हाथों पड़ गए तब। मैं जानता हूँ जीवगुप्त जी, उस हालत में कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। फिर आपकी यह जिद क्यों? वह इसलिए कि सालों से दोनों राज्यों के बीच जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है वह समाप्त हो। सूर्यदेव अपने इकलौते बेटे के लिए चिंतित थे। युवराज की बात को टालना भी मुमकिन न था। युवराज, एक बार फिर अपने फैसले पर विचार कर लो। मैं अब सोच चुका हूँ। मुझे बस आपकी आज्ञा का इंतजार है। युवराज की जिद के आगे महाराज सूर्यदेव को झुकना पड़ा। युवराज, हम तुम्हें चंद्रपुर जाने की अनुमति देते हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है वह तुम्हें सफल बनाए। अगले दिन युवराज वीरसेन अपने माता पिता से विदा लेकर नगर से चल पड़ा। अब मुझे अपने सेवक को वापस भेज देना चाहिए। युवराज एक स्थान पर रुककर अपने राजसी वस्त्र उतार देते हैं और उनके स्थान पर सामान्य नागरिक जैसे वस्त्र पहन लेते हैं। रंजन, अब तुम वापस राजधानी चले जाओ। आगे का सफर हमें अकेले ही करना है। युवराज, मेरी इच्छा है मैं आपके साथ रहूं, ताकि विपत्ति नहीं, अब आगे हर विपत्ति का सामना मुझे अकेले ही करना है। जैसी युवराज की आज्ञा। सेवक रंजन वापस चला जाता है। युवराज अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़ता है। जंगल की सुंदरता भी कितनी मनमोहक है। राजमहल में यह सुखद वातावरण कहाँ? लगातार सफर करते हुए युवराज वीरसेन पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की सरहद में जा पहुंचा। अब मैं शत्रु के इलाके में हूँ। मुझे आगे सावधान रहना होगा। मेरा घोड़ा भी पूरी तरह से थक चुका है। थोड़ा आराम करने के बाद ही आगे सफर करना ठीक रहेगा। उधर चंद्रपुर राज्य की राजकुमारी पद्मा भी अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर निकली थी। राजकुमारी जी, वह देखिए, हिरन भागा जा रहा है। उस पर निशाना लगाइए। नहीं, हम आज कोई बड़ा शिकार करेंगे। यानी फिर किसका? अगर शेर मिल जाए तो शिकार का आनंद आ जाए। शेर तो आपको देखकर वैसे ही अपने मूंछें नीचे कर लेगा।
इधर शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। रथ के शोर को सुनकर वह दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। राजकुमारी जी, वह देखिए शेर, जल्दी से तेज चलाइए, कहीं वह हम पर हमला न कर दे। शेर ने रथ की दिशा में छलांग लगाई। बाप रे, कितना खूंखार लगता है, डर के मारे कहीं मेरा दम न निकल जाए। राजकुमारी का तीर शेर के शरीर में जा घुसता है। घायल शेर रथ के निकट आ पहुंचा। रथ के घोड़े भड़क उठे। राजकुमारी ने दूसरा तीर छोड़ा, किंतु निशाने पर न लग सका। हे प्रभु, यह क्या होने वाला है? अब शेर मुझे खा जाएगा, बचाओ! वीरसेन इन आवाजों को सुनकर चौंक जाता है। ऐसा लगता है किसी स्त्री पर शेर ने हमला कर दिया है, मुझे उसको बचाना चाहिए। वीरसेन तुरंत भागता हुआ वहां पर जा पहुंचता है। वह रथ और शेर के बीच में आकर रुक जाता है। राजकुमारी, यह तो कोई देवदूत हमारी रक्षा करने आ पहुंचा है। सचमुच वीर युवक है, कितना साहसी है, हमें बचाने के लिए शेर से लड़ने को तैयार हो गया। यह तो मर गया, अब इन स्त्रियों का हाल पता करूं। राजकुमारी भी अपनी सहेलियों के साथ रथ से उतरकर नीचे आ गई। ऐसा वीर तो मैंने आज तक नहीं देखा, देखने में कितना सुंदर है, किसी अच्छे परिवार का लगता है। वीरसेन उनकी ओर देखता है। इनके वस्त्रों से लगता है कि इनमें से एक राजकुमारी है और दूसरी उसकी सहेलियां। आप लोग? हमारा संबंध चंद्रपुर के राज्य परिवार से है। यह राजकुमारी पद्मा है। राजकुमारी पद्मा? यह सुंदर युवती तो मेरे मन को मोह रही है। वीर युवक, तुमने हमारी राजकुमारी की जान बचाई है। अब तुम हमारे साथ राजधानी चलो, महाराज तुम्हें इस कार्य के लिए इनाम देंगे। आप लोगों की जान बचाना मेरा कर्तव्य था, मैंने किसी इनाम के लालच में यह कार्य नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है वीर युवक? काश यह अपना परिचय बता दे। मेरा नाम प्रीतम है। अच्छा, विदा। जरा रुको तो प्रीतम, फिर मिलेंगे। वीर सिंह चला गया। राजकुमारी जी, ऐसा लगता है इस युवक ने आप पर जादू कर दिया है। हट पगली, वह न जाने कौन था, हम उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानते, किंतु वह आपसे दोबारा अवश्य मिलेगा। ईश्वर करे तेरी बात सच निकले। राजकुमारी रथ को लेकर राजधानी की तरफ चल पड़ती है। इधर वीरसेन भी अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। राजकुमारी के रूप ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया है, कहीं यह मेरी परीक्षा तो नहीं है। वीरसेन को चंद्रपुर आने पर एक नई सच्चाई का पता चलता है। राज्य की जनता सेनापति काली वर्मा के अत्याचारों से परेशान है। महाराज इंद्रजीत तो काली वर्मा के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। यहाँ गुप्त रूप से आए बिना सच्चाई का कैसे पता चल सकता था? उधर महाराज इंद्रजीत को जब राजकुमारी के साथ हुई घटना का पता चलता है, तब उस युवक ने अपनी जान पर खेलकर हमारी बेटी को बचाया है। यह तो उस युवक का कर्तव्य था। नहीं, केवल कर्तव्य के लिए शेर के सामने अपने को झोंक देना सामान्य बात नहीं है। हम ऐसे ही किसी वीर युवक के साथ राजकुमारी पद्मा का विवाह करना पसंद करेंगे। आपका विचार प्रशंसा के योग्य है महाराज। इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। मुझे इस बारे में काली वर्मा को सूचित करना चाहिए। राजा के मन को बदलने की कोशिश करूं। मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका है प्रधानमंत्री? महाराज, जैसा साहस उस युवक ने दिखाया है, उससे लगता है उसने किसी विशेष ही मकसद से राजकुमारी की जान बचाई थी। तुम कहना क्या चाहते हो प्रधानमंत्री? महाराज, शत्रु देश का कोई भी गुप्तचर राज परिवार का विश्वास पाने के लिए ऐसा कार्य कर सकता है। प्रधानमंत्री, अब बढ़ती उम्र के साथ आपकी बुद्धि भी सठिया गई है। एक वीर युवक का कार्य भी आपको देशद्रोह नजर आने लगा है। क्षमा चाहता हूं महाराज। उधर वीरसेन छिपकर सेनापति के महल में जा पहुंचा। काली वर्मा की करतूतों को छिपकर जानने का यही सरल उपाय है। इसी समय प्रधानमंत्री भी काली वर्मा से मिलने आ पहुंचा। प्रधानमंत्री, आज आप इधर कैसे आ गए? कहिए, कुशल तो है ना? कुशल होती तो मैं यहाँ क्यों आता? कहिए, बात क्या है जो आप इतने परेशान से दिखाई दे रहे हैं? प्रधानमंत्री ने महाराज से हुई सारी वार्ता कह दी। अगर महाराज ने राजकुमारी की शादी उस युवक के साथ कर दी तो जानते हैं क्या होगा? मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। महाराज की बुढ़ापे ने अकल खराब कर दी है।
अब मुझे उनका सही इलाज करना पड़ेगा। ये लोग महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे शीघ्र ही राजकुमारी से मिलना चाहिए। काली वर्मा, जो भी करना हो जल्दी करो, वरना मैंने फैसला कर लिया है। कल दिन का सूरज निकलने पर चंद्रपुर की जनता को एक नया समाचार मिलेगा। काली वर्मा के दिमाग पर शैतान सवार है। यह जो कुछ न करे कम ही है। वीरसेन काली वर्मा की हवेली से छिपकर बाहर निकलने लगता है। तभी, ठहरो, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अभी बताता हूँ। वीरसेन तलवार से सैनिक पर फुर्ती से वार करता है। खच्चाक! आह! अन्य सैनिकों के आने से पहले ही वीरसेन हवेली से दूर जा चुका था। समय बहुत कम है, मुझे शीघ्र ही राजकुमारी तक पहुंचना है। राजमहल के पास आने पर यहाँ पर तो कड़ा पहरा है। सामने से महल में दाखिल होना मुश्किल है। वीरसेन चलता हुआ महल की दूसरी तरफ पहुंचा। इस पेड़ की एक शाखा महल के छज्जे तक गई हुई है। महल तक पहुंचने का बस यही एक उपाय है। सामने यह न जाने किसका कक्ष है। छज्जे पर पैर टिकते ही उसने शाखा को हाथ से छोड़ दिया। अब मुझे सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वह कक्ष में दाखिल होकर आगे बढ़ा ही था कि तभी, अरे, यह तो राजकुमारी पद्मा है। राजकुमारी पद्मा की नजर भी वीरसेन पर पड़ गई। आप महल के अंदर कैसे आ पाए? मुझे मजबूर होकर चोरों की तरह आना पड़ा है। मजबूरी का बहाना ही सही, किंतु तुम आए तो। राजकुमारी, तुम्हारे राज्य में भयानक साजिश रची जा रही है। वीरसेन राजकुमारी को सेनापति के बारे में बताता है। अब आप समझ ही गई होंगी कि क्या कुछ होने वाला है। राजकुमारी इस साजिश को सुनकर परेशान हो जाती है। काली वर्मा गद्दारी करेगा, यह बात पिताजी कभी सोच भी नहीं सकते। काली वर्मा के साथ राज्य का प्रधानमंत्री भी है। जहां तक मेरा अंदाजा है, ये लोग आज रात को महल पर हमला करेंगे। महाराज को तुरंत सूचना देनी चाहिए। काली वर्मा अपने सैनिकों के साथ राज्य महल पर हमला बोल देता है। सैनिकों, राजमहल के चप्पे चप्पे पर छाते चले जाओ। इधर सैनिकों के शोर को सुनकर वीरसेन समझ जाता है कि काली वर्मा आ पहुंचा है। सैनिकों के शोर से लगता है कि काली वर्मा महल तक आ पहुंचा है। चलिए, पिताजी तक पहुंचे। काली वर्मा चेहरे से ही धूर्त नजर आता है। आज उसकी असलियत सामने आ गई है। आइए, जल्दी से कहीं छिप जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप पर उन लोगों की नजर पड़े। यह नहीं हो सकता। मैं जन्म से राजकुमारी हूँ। मौत के डर से छिपना मेरे लिए मुमकिन नहीं। काली वर्मा के साथ सैकड़ों सैनिक हैं। हम दोनों मिलकर कब तक उनका मुकाबला कर सकेंगे? जिद न कीजिए, समय की आवाज को पहचानिए। राजकुमारी को वीरसेन की बात माननी पड़ी। पता नहीं पिताजी पर क्या गुजर रही होगी। मुझे यकीन है काली वर्मा महाराज की जान नहीं ले सकता। वह उन्हें केवल बंदी बना सकता है। इधर शोर सुनकर महाराज भी जाग जाते हैं। महारानी, यह महल में कैसा शोर हो रहा है? द्वारपाल को बुलाकर पूछिए, शायद वही बता सके। महाराज द्वारपाल को आवाज देते हैं। महल में इस समय कैसी आवाजें आ रही हैं? महाराज, सेनापति जी ने सैनिकों के साथ मिलकर राजमहल पर कब्जा कर लिया है। ओह काली वर्मा, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, किंतु आज तूने भी मेरे साथ विश्वासघात किया। महाराज महारानी के साथ कक्ष से बाहर आ जाते हैं। बाहर धूर्त काली वर्मा अपने सैनिकों के साथ मौजूद था। महाराज, रात के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए मुझे अफसोस है। काली वर्मा, आज तुम अपने साथ सैनिकों को भी लाए हो। महाराज, इन सैनिकों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि राजगद्दी का हकदार बदल गया है। महाराज यह सुनकर क्रोध में आ जाते हैं। वे सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिकों, इस गद्दार काली वर्मा को बंदी बना लो। सैनिक महाराज के आदेश को सुनकर सिर झुका लेते हैं। महाराज, अब ये सैनिक आपका हुक्म नहीं मानेंगे। महाराज समझ गए कि फौज काली वर्मा के साथ है। काली वर्मा, हमने तुम्हें बहादुर योद्धा समझकर सेनापति बनाया था। हमें पता न था कि एक दिन तुम इस तरह से हमें धोखा दोगे। महाराज, राज्य की जनता पर शासन शक्ति से किया जाता है। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। आपके हाथों में राज्य को संभालने लायक ताकत नहीं है। महाराज काली वर्मा के कथन में छिपे अर्थ को नहीं समझ सके। तुम कहना क्या चाहते हो? सीधी सी बात है, आपके पुरखों ने अपने बाजुओं के बल पर
चंद्रपुर राज्य को स्थापित किया था, वह ताकत अब आप खो चुके हैं। इस समय चंद्रपुर का असली शासक मैं हूँ, किंतु मुझे आपके बुढ़ापे पर तरस आ रहा है। महाराज का क्रोध आपे से बाहर हो गया। काली वर्मा, अपनी गंदी जुबान से हमें और अपमानित मत करो। तुम हमें बंदी बनाना चाहते हो ना? लो, हम तैयार हैं। महाराज, अगर आप मेरी बात को मान लेंगे तो इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काली वर्मा के मन में कोई शैतानी चाल है। देखूं यह क्या कहता है। तुम क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री, सामने आकर महाराज को हमारे मन की इच्छा बताइए। प्रधानमंत्री भी काली वर्मा के साथ महल में आए थे, किंतु इस समय सैनिकों के पीछे खड़े थे। काली वर्मा के पुकारते ही, आपने इस सेवक को याद किया? उधर सैनिकों के आगे जाने के बाद, राजकुमारी, महल में कोई स्थान ऐसा है जहां से हम काली वर्मा की करतूतों को अपनी आंखों से देख सकें? हाँ, एक स्थान ऐसा है, मगर आप मुझे जल्दी उस स्थान तक ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वह दुष्ट काली वर्मा महाराज के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह जानने से अब क्या फायदा? निराश होने की जरूरत नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए। अब तक आपके विश्वास के कारण ही जीवित हूँ, वरना आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पद्मा एक मशाल उतार कर हाथ में ले लेती है, कक्ष के पिछले द्वार की ओर चल पड़ती है। केवल मेरे कारण आज राज परिवार पर यह संकट आया है। यह द्वार एक राहदारी में जाकर खुलता था। इस तरफ तो कोई नजर नहीं आ रहा। यह बात हमारे लिए अच्छी है, किसी की नजर में आए बिना हम उस स्थान तक पहुंच जाएं। आगे भी मार्ग सुनसान था। इस राहदारी के आखिर में एक जीना है, उस पर चढ़कर ऊपर पहुंचा जा सकता है। जीना सामने आते ही वे दोनों ऊपर की तरफ को चढ़ने लगे। राजकुमारी, इस मशाल को जीने में ही छोड़ देना। छत पर ले जाने से हो सकता है कि नीचे मौजूद किसी सैनिक की नजर इस पर पड़ जाए। आपका अंदाजा ठीक है। मशाल की रोशनी दूर दूर तक दिखाई देती है। अंतिम पैड़ी पर आकर राजकुमारी मशाल को बुझा देती है। वह स्थान कहाँ है? आप बस मेरे साथ चले आइए। राजकुमारी छत पर एक उभरे हुए गुंबद की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर कितना अंधेरा है। इस तरफ कोई पहरेदार भी दिखाई नहीं दे रहा। राजमहल की छत पर कोई पहरा नहीं रहता। छत से कुछ फीट की ऊंचाई पर इस गुंबद में हवा आने के लिए रोशनदान बने हुए थे। यहाँ से देखने पर आपको नीचे का सारा हाल नजर आ जाएगा। वीरसेन एक रोशनदान से नीचे देखता है। ओह, महाराज को इन शैतानों ने घेर रखा है। ये लोग महाराज को बंदी क्यों नहीं बना रहे? उधर महाराज ने प्रधानमंत्री की तरफ देखते हुए कहा, तो प्रधानमंत्री, तुम भी इस नमक हराम काली वर्मा से मिले हुए हो? महाराज, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। काली वर्मा को समझने में आपने भूल की है। एक गद्दार का पक्ष लेते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। छी छी छी, गद्दार? कौन? सेनापति काली वर्मा। आज सबसे बड़ा देशभक्त तो पूरे चंद्रपुर में कोई दूसरा न मिलेगा। प्रधानमंत्री, आप भी अन्य लोगों की तरह बदल गए हैं, तभी आप इस विश्वासघाती को देशभक्त कह रहे हैं। ओह प्रधानमंत्री, महाराज को हमारी इच्छा बताई जाए। बताओ प्रधानमंत्री, यह नमक हराम क्या चाहता है? महाराज, आप अगर समझदारी से काम ले तो यह परेशानी दूर हो सकती है। राजकुमारी पद्मा का विवाह अगर आप सेनापति जी के साथ करना स्वीकार कर लें तब। नामुमकिन। मैं गद्दार के साथ अपनी बेटी की शादी करने की बात सोच भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। हमारी बेटी की शादी किसी वीर राजपूत से होगी। महाराज, बेटी की शादी तो आपको करनी ही है। काली वर्मा को अगर आपने दामाद बना लिया तो आप राजगद्दी पर बने रह सकते हैं। खामोश, आपकी सलाह की हमें जरूरत नहीं है। यही हमारा आखिरी फैसला है। काली वर्मा अपने सैनिकों को हुक्म देता है। सैनिकों, महाराज तथा महारानी को गिरफ्तार कर लो। काली वर्मा, तुझे एक दिन अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। सैनिक महाराज और महारानी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। महाराज काली वर्मा की जय। अभी नहीं, कल राज दरबार में इस खुशखबरी की घोषणा की जाएगी। उसी समय एक सैनिक आकर सूचना देता है, सेनापति जी, राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। बेवकूफों, राजकुमारी को खोज कर लाओ। वह महल से बाहर नहीं जा सकती। जाओ। राजकुमारी कहाँ चली गई?
ऊपर महल की छत पर। राजकुमारी, क्या इस महल से बाहर निकलने के लिए कोई गोपनीय मार्ग है? हाँ, एक ऐसा मार्ग है। फिर हमें उसी राह से निकलकर चलना चाहिए। अगर हमने देर की तो सैनिकों के हाथों पड़ सकते हैं। ठीक है, आइए चले। दोनों अपने को छिपाते हुए महल में स्थित एक ऐसे कक्ष में जा पहुंचे जहां पर शिवजी की प्रतिमा रखी हुई थी। राजकुमारी, वह मार्ग कहाँ है? मैं राज परिवार के रहस्य को खोलकर कोई भयंकर भूल तो नहीं कर रही हूँ? नहीं, मुझे पिताजी की मदद करनी है। अगर कहीं काली वर्मा ने उन्हें... इसी शिव प्रतिमा से गुप्त मार्ग खुलता है। राजकुमारी आगे बढ़कर प्रतिमा को दाएं से बाएं घुमाती है। तभी सामने दीवार में एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। आओ चले। ठहरो, मैं रोशनी के लिए मशाल ले लूं। दोनों गुप्त राह में दाखिल हो जाते हैं। राजकुमारी दीवार के साथ लटकी जंजीर को खींचकर छोड़ देती है। अरे, हमारे आने वाला मार्ग तो बंद हो गया। इस जंजीर के द्वारा इस दरवाजे को खोला जा सकता है। उधर सैनिक महल का कोना कोना खोज रहे थे। राजकुमारी को खोजते हुए हम थक चुके हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। अब क्या करें? इधर काली वर्मा की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक राजकुमारी कहाँ गायब हो गई। प्रधानमंत्री, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। राजकुमारी पद्मा हमारे सैनिकों के घेरे से कैसे निकल भागी? मुझे इसके पीछे कोई चाल नजर आती है। सेनापति जी, इस समय राजकुमारी की हैसियत एक साधारण लड़की के समान है। वह आपका अनिष्ट नहीं कर सकती। मैं अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझता। राजकुमारी पद्मा की असली जगह कैद खाना है। मेरा एक सुझाव है। कहिए। आप कल सवेरे यह ऐलान करा दीजिए कि महाराज बहुत बीमार हैं। उनका अंतिम समय आ गया है। इससे क्या फायदा होगा? अपने पिता के बारे में यह जानते ही राजकुमारी खामोश नहीं रह सकती। वह सीधी यहाँ आएगी और हमारे जाल में फंस जाएगी। आपकी योजना तो बहुत अच्छी है, किंतु इस समय इस पर अमल करना मुश्किल है। वह किस लिए? महाराज की बीमारी का ऐलान करने से जनता में बेचैनी फैल सकती है। यह बात मेरे लिए बड़ी कठिनाई खड़ी कर देगी। मैं चाहता हूँ कि कल दरबार में महाराज पर देशद्रोही होने का अभियोग चलाया जाए। और ऐसा ही होगा सेनापति। सुबह होते ही राजधानी में सैनिक छा चुके थे। नगाड़े पर ऐलान किया जा रहा था। नगरवासियों, आपको यह खबर सुनकर बहुत दुख होगा कि महाराज इंद्रजीत को देश विरोधी कार्यों के लिए दोषी पाया गया है। यह झूठ है। हमारे महाराज ऐसे नहीं हो सकते। ऐलान करने वाला कह रहा था। जनता को यह जानकर खुशी होगी कि आपके प्रिय सेनापति काली वर्मा के प्रयासों से महाराज इंद्रजीत का असली चेहरा दुनिया के सामने आया है। राज दरबार में महाराज इंद्रजीत तथा महारानी उषा को बंदी अवस्था में लाया जाता है। सभी दरबारी इस अचानक परिवर्तन से हैरान थे। महाराज इंद्रजीत, आप पर देश के दुश्मन कौशल नरेश सूर्यदेव से संबंध रखने का अभियोग लगाया जाता है। काली वर्मा, तो क्यों इंसाफ का नाटक कर रहा है? मुझे तो फांसी पर चढ़ाना चाहता है, तो फिर देर किस बात की? ठीक है, हम अपराधी की इच्छा को पूरी करते हैं। महाराज इंद्रजीत व महारानी उषा को मौत की सजा दी जाती है। इंसाफ के प्रेमी सेनापति काली वर्मा जिंदाबाद। हमारे नए महाराज काली वर्मा की जय हो। इसी क्षण दरबार में एक द्वार पर नकाबपोश नजर आता है। उसी क्षण, दुष्ट पापी, पहले तू सजा भोग। खंजर सीधा प्रधानमंत्री के सीने में घुस जाता है। आह, मर गया। काली वर्मा इस अचानक घटी घटना से बौखला जाता है। प्रधानमंत्री घायल अवस्था में नीचे गिर जाता है। कौन है जो चोरों के समान वार कर रहा है? सामने आओ। नकाबपोश को शायद इसी अवसर की तलाश थी। वह नंगी तलवार लिए सामने आ पहुंचा। काली वर्मा, तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे। अभी पता चल जाएगा कि कौन पहले किसको मौत की नींद सुलाता है। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। नमक हराम, तू अब मौत को याद कर। नकाबपोश चुस्ती तथा फुर्ती में काली वर्मा पर भारी पड़ रहा था। काली वर्मा बुरी तरह से थकने लगा था। तभी, नीच, अब अपना अंजाम देख। आह! नकाबपोश ने आगे बढ़कर महाराज इंद्रजीत व रानी उषा को बंधनों से आजाद किया। इन गद्दारों को सजा देकर तुमने हम पर एहसान किया है नकाबपोश। मेरी बेटी पद्मा कहाँ है? कहीं उसी दुष्ट काली वर्मा ने तो... महारानी,
राजकुमारी सुरक्षित है, मैं उसे लेकर अभी आता हूँ। नकाबपोश दरबार से बाहर चला जाता है। सैनिकों, इन गद्दारों की लाशों को हटाकर फर्श को साफ कर दो। चंद्रपुर महाराज की जय हो। कुछ ही समय पश्चात नकाबपोश राजकुमारी के साथ अंदर प्रवेश करता है। पिताजी, मेरी बेटी। राज दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। नकाबपोश, क्या हम तुम्हारे बारे में जान सकते हैं? महाराज, पिताजी, इन्होंने मुझे शेर के हाथों मरने से बचाया था। इनका नाम। इसी समय नकाबपोश अपने चेहरे से नकाब हटा देता है। राजकुमारी, मेरा नाम वीरसेन है। मैं कौशल देश का युवराज हूँ। यहाँ पर मैं दोनों देशों के बीच चली आ रही शत्रुता को मिटाने आया था। युवराज वीरसेन? युवराज वीरसेन बहादुर है। इसने राज परिवार की इज्जत को बचाया है। पद्मा के लिए इससे अच्छा कोई पति नहीं हो सकता। वीरसेन, तुमने हमारा दिल जीत लिया है। अब कौशल और चंद्रपुर में शत्रुता नहीं रह सकती। हम राजकुमारी की शादी तुमसे करेंगे। महाराज के ऐलान से सारे दरबारी खुशी से झूम उठते हैं। महाराज की जय हो। एक शुभ दिन पर वीरसेन व पद्मा का विवाह संपन्न हुआ। इस समारोह में युवराज के पिता व माता भी शामिल हुए। दोनों राज्यों में खुशियां मनाई गई। वीरसेन अपने पिता की मृत्यु के बाद कौशल का राजा बना। उधर चंद्रपुर नरेश ने भी वीरसेन को राज्य सौंपकर संन्यास ग्रहण किया। रानी पद्मावती, हमने सोचा भी नहीं था कि कौशल और चंद्रपुर राज्य एक हो जाएंगे। यह सब आपके प्रयासों का फल है। तो यह थी प्रभात कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।